भारत का अफ्रीकी दांव, अमेरिका को करारा जवाब, तेल से बदले खेल के नियम। क्या है पूरा मामला, आगे देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और देश भारत के लिए कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार क्या है? गोलियां या मिसाइलें नहीं, असली हथियार है दिमाग और सही समय पर उठाया गया कदम। और भारत ने हाल ही में ऐसा दांव चला है जिसने सीधे अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि हम किसी के भरोसे बैठे नहीं हैं। कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन से, जहां अमेरिका ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% शुल्क में 25% और जोड़ दिया। अब भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल 50% महंगा हो गया। सुनने में ही यह बड़ा झटका लगता है, लेकिन असली मोड़ यहां आता है। अमेरिका का असली गुस्सा रूस पर है, क्योंकि भारत वहां से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है और अमेरिका की शर्तों वाली डील मानने से साफ मना कर चुका है। आमतौर पर ऐसे हालात में देश झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने सीधे अपना तेल अब अफ्रीका से लेने की तैयारी कर ली। यहां नाइजीरिया की एंट्री होती है, जो पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तथा भारत का पुराना तेल आपूर्तिकर्ता भी। कुछ साल पहले दोनों देशों के बीच $5 अरब से ज्यादा का कारोबार होता था, जिसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा था। बाद में यह घटकर करीब $8 अरब रह गया, लेकिन अब खेल फिर से पलटने वाला है। इंडियन ऑयल निगम ने सितंबर 2025 की आपूर्ति के लिए नाइजीरिया के अकबामी कच्चे तेल के 10 लाख बैरल पहले ही सुरक्षित कर लिए हैं। सोचिए, यह सिर्फ तेल की खरीद नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि भारत के पास हमेशा विकल्प मौजूद है और वह अमेरिका या यूरोपीय संघ के दबाव में नहीं आने वाला। खास बात यह है कि रूस से तेल की आपूर्ति अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है और लाखों बैरल रूसी तेल भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के शुल्क का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत मामूली है। निर्यात पर केवल 1.87% और सकल घरेलू उत्पाद पर सिर्फ 0.19%, यानी भारत आराम से इसे झेल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और नाइजीरिया अब केवल तेल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि औषधि उद्योग, कृषि मशीनरी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम करेंगे। मार्च 2025 में दोनों ने $20 अरब का व्यापार लक्ष्य तय किया था, और अगर यह पूरा होता है तो अफ्रीका में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ये साझेदारी ब्रिक्स समूह के विस्तार और वैश्विक दक्षिण की राजनीति में भी असर डालेगी। अगर नाइजीरिया इन मंचों पर भारत का साथ देता है तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में भारत को बड़ा लाभ होगा। यानी यह केवल ऊर्जा सौदा नहीं, बल्कि भू राजनीति का महत्वपूर्ण मुहारा है। कूटनीति में हर चाल का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत का यह जुड़ाव आने वाले वर्षों में न केवल तेल की कीमतों में स्थिरता लाएगा, बल्कि नए बाजार और निवेश के अवसर भी खोलेगा। जिस तरह अमेरिका लगातार भारत पर शुल्क लगा रहा है, ऐसे में भारतीय निर्यातकों को नुकसान होना तय है, और यही कारण है कि भारत अलग अलग बाजार तलाश रहा है ताकि अपने उत्पाद अन्य देशों में भेज सके। यानी भारत का तैयार बैकअप योजना अब सक्रिय हो चुका है। दूसरी ओर अमेरिका के भीतर से भारत से यह अपील की जा रही है कि वह पुतिन को मनाए और यूक्रेन युद्ध रुकवाए। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने भारत से आग्रह किया है कि अपनी प्रभावशाली स्थिति का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करे। यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ग्राहम का कहना है कि अगर भारत इस युद्ध को खत्म कराने में भूमिका निभाता है तो इससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत रूस से सस्ती कीमत पर तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और यह तेल पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देता है। उन्हें उम्मीद है कि मोदी ने अपनी फोन कॉल में पुतिन को स्पष्ट संदेश दिया होगा कि यूक्रेन युद्ध को न्यायपूर्ण, सम्मानजनक और स्थायी तरीके से समाप्त करने की जरूरत है। उनका मानना है कि भारत इस मामले में बड़ा असर डाल सकता है और उसे इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो इजराइल से जुड़ी है। इजराइल और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं और अब इसमें नया अध्याय जुड़ने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि वे जल्द भारत आना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने यरूशलेम में भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात के बाद दिया।
जहां दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेतन्याहू का कहना है कि भारत और इजराइल की साझेदारी लगातार गहरी हो रही है और आने वाला समय इसमें नए अवसर लाएगा। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच शुल्क विवाद में भारत के रुख का समर्थन किया और कहा कि वॉशिंगटन में एक बुनियादी समझ है कि भारत एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार है। उनके अनुसार भारत आज एशिया में एक अलग पहचान वाला देश बन चुका है और उन्हें विश्वास है कि भारत और अमेरिका जैसे करीबी मित्र, जिनके बीच कई साझा हित हैं, अपने मतभेद दूर कर लेंगे। नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुए इजरायली उपकरणों को युद्ध में परखा हुआ और बेहद कारगर बताया। यह संकेत था कि भविष्य में रक्षा क्षेत्र में बड़े सौदे हो सकते हैं। हालांकि उनके एजेंडे में गाजा मुद्दा भी था। उन्होंने कहा कि इजराइल का इरादा गाजा पट्टी पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करने का है, लेकिन यह स्थायी कब्जा नहीं होगा, बल्कि वहां सुरक्षा घेरे का निर्माण किया जाएगा ताकि भविष्य में खतरा न रहे। हालांकि इजराइल गाजा का शासन नहीं संभालेगा, बल्कि इसे ऐसे बलों को सौंपना चाहता है जो वहां व्यवस्था कायम रख सकें। यह बयान ऐसे समय आया है जब गाजा पर कब्जे को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत तेज हो गई है, जबकि हाल में कतर में वार्ता टूट गई थी और अमेरिका तथा इजराइल ने अपनी टीमें वापस बुला ली थीं। अमेरिका ने हमास पर गंभीरता से बातचीत न करने का आरोप लगाया, जबकि हमास का कहना था कि वह तभी बातचीत पर लौटेगा जब गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचेगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा पर पूरा नियंत्रण लेना या न लेना पूरी तरह इजराइल पर निर्भर है, जिससे नेतन्याहू को खुली छूट मिल गई है। इजरायली सेना का दावा है कि 22 महीने से जारी युद्ध में वे पहले ही गाजा के 75% हिस्से पर नियंत्रण कर चुके हैं और शेष इलाकों में प्रवेश कर वहां हमास के ठिकानों को खत्म करने की योजना है। हालांकि पूर्ण सैन्य नियंत्रण के साथ यह चुनौती भी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल को वहां के फलस्तीनियों की भलाई की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खासकर ऐसे समय में जब गाजा गंभीर मानवीय संकट और भुखमरी झेल रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत इस स्थिति में इजरायली प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है या नहीं, क्योंकि भारत में भी राजनीतिक दलों और जनमानस के बीच इजराइल के विरोधी विचार मौजूद हैं। ऐसे में नेतन्याहू का भारत द्वारा होना दिलचस्प रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को निमंत्रण भेजना चाहिए या नहीं? अपनी राय बताइए। और अगर आपको रक्षा, विश्व मामलों और विदेश नीति से जुड़े विषयों में रुचि है तो हमारे संदेशों को पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।